औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Respected presenter, ICAP students and ICAP team, Assalamu alaikum and a very good morning. I welcome you all in exam-focused revision sessions August 2023. Today we are conducting the fifth and final session on CAF 2 text practices. The timing of today's session would be from 9:30 AM to 1 PM with necessary breaks which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar, Quetta and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP students Facebook page which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for this session. Mr. Ali Imran has more than 8 years of teaching experience. He is serving as a vice principal in a renowned REIT. After his articles, he started working in a pharmaceutical sector as a chief financial officer, but during his job he realized that teaching is his passion and hence he adopted it as his profession. His areas of interest are business law, taxation, audit, and corporate law. He is one of the most passionate and enthusiastic teacher. His teaching is fueled by such an incredible passion and enthusiasm that captivates every student's attention. Please welcome Mr. Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for the introduction. Last day today, day 5, session 1. फर्स्ट सेशन जो है इंशाल्लाह उसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ सेल्स टैक्स डिस्कस कर रहे होंगे और सेकंड सेशन जो है उसमें न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ सेल्स टैक्स डिस्कस कर रहे होंगे. इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैक्सिमम पार्ट बड़ी डिटेल में हम कवर करें और इंशाल्लाह सेकंड सेशन में हम लेटेस्ट अटैम्प्ट का जो न्यूमेरिकल है सेल्स टैक्स का वो कर रहे होंगे. कीपिंग इन माइंड कि हमने पहले एओबी और के न्यूमेरिकल में भी लेटेस्ट न्यूमेरिकल किया है, बिजनेस के न्यूमेरिकल में भी लेटेस्ट अटैम्प्ट का न्यूमेरिकल था और सैलरी का भी लेटेस्ट अटैम्प्ट का न्यूमेरिकल था. स्प्रिंग 23 के न्यूमेरिकल्स आपको करवाए गए इस सेशन में और इंशाल्लाह आज भी लेटेस्ट अटैम्प्ट का जो न्यूमेरिकल है सेल्स टैक्स का वो कर रहे होंगे. शुरू करते हैं सर आज की बात और इस सेशन को. बिस्मिल्लाह. इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो फिर आपकी ICAP की बुक में चैप्टर नंबर 17, 18, 19 सेल्स टैक्स से रिलेटेड है. सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स के नाम से तो ये लगता है जैसे सेल्स पे टैक्स है, लेकिन ये सिर्फ सेल्स पे नहीं, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, प्रोडक्शन पे और कंजम्पशन पे टैक्स का नाम सेल्स टैक्स है. सेल्स टैक्स कहाँ पर अप्लाई होता है? पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है. टैक्सेस अंडर सेल्स टैक्स लॉज. सेल्स टैक्स लॉज के मुताबिक जो टैक्सेस हैं, जब भी सेल्स टैक्स पढ़ते हुए लफ्ज़ टैक्स आए ना तो उससे मुराद सेल्स टैक्स, सेल्स पे लगने वाला टैक्स, सेल्स टैक्स के कानून के मुताबिक जो टैक्स है, चाहे वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज हो चाहे वो पेनल्टी हो, जितने पैसे भी आपको सेल्स टैक्स के कानून के मुताबिक अदा करने पड़ रहे हैं
वो सेल्स टैक्स कहलाएगा या टैक्स कहलाएगा। तो सेल्स टैक्स में जब भी लफ्ज़ टैक्स आएगा तो उससे मुराद सेल्स टैक्स के कानून के मुताबिक वाजिबुल अदा टैक्स है, चाहे वो टैक्स की फॉर्म में हो, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज हो, पेनल्टी हो या कोई और अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ रही है अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। सर सेल्स टैक्स के ना 5 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। प्लीज़ मुझे अब थोड़े से आप ज़्यादा अटेंटिव चाहिए। जो पहले 3-4 मिनट थे जागने के लिए वो काफ़ी थे, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा ताकि हम आपको बात समझा सकें और आप पिक कर सकें। तो जितनी टेक आपने गहरी लगाई हुई है, थोड़ी सी टेक छोड़ के ज़रा अलर्ट हो जाएंगे तो ज़रा बात बन जाएगी। और आप आए हैं यहाँ पे तो सबसे इसका आइडियल फ़ायदा ये है कि जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो पिक करें। यार 5 बुनियादी बातें हैं, इन ये बातें अगर आपको बेस नहीं पता चली ज़्यादा डिटेल में तो फिर तो आगे जितना भी पढ़ते हैं वो फारिग है। सर जी सबसे पहले आउटपुट टैक्स, सेल्स पे जो टैक्स चार्ज करते हैं उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। जो चीजें बेच के टैक्स चार्ज किया जाता है वो आउटपुट टैक्स है। जो टैक्स खरीदते वक्त अदा किया जाता है वो इनपुट टैक्स है। एक बंदे ने 100 रुपए की आइटम खरीदी, उस पे 18 रुपए का टैक्स दिया। सर ये जो 18 रुपए का टैक्स खरीदने पर दिया है इनपुट टैक्स। ये जो वही आइटम उसने 200 की बेची और 36 रुपए का टैक्स चार्ज किया, ये जो 36 का टैक्स आपने कंज्यूमर को चार्ज किया है ये आउटपुट टैक्स है। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आउटपुट टैक्स आपने एफबीआर को जमा करवाना होता है और परचेज करने पर ये वाला इनपुट टैक्स आपने एफबीआर से वसूल करना होता है। मैंने परचेज करते हुए जितना टैक्स दिया मैं एफबीआर से वसूल करूंगा। मैंने सेल करके जितना टैक्स कस्टमर को चार्ज किया वो मैं एफबीआर को पे करूंगा। अल्टीमेटली 36 रुपए मैंने एफबीआर को पे करने हैं, 18 रुपए मैंने एफबीआर से लेने हैं। अल्टीमेटली बकाया मैं वो 36 में से ये वाला 18 एडजस्ट कर लूंगा और बकाया 18 जो है वो मैं एफबीआर को पे करूंगा। ये बेस है, बिल्कुल बेस, बॉटम लाइन ये। सेल करने पर जितने पैसे चार्ज किए और एफबीआर को जमा कराने थे माइनस परचेज करने पर जितने पैसे मैंने अदा किए थे और एफबीआर से वसूल करने थे उसको नेट करना। असल में ये सेल्स टैक्स। सर जी समझ आ गई है? अब इसमें मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं। गुड्स है, एक है टैक्सेबल गुड्स। अब जब मैं कहूं आउटपुट टैक्स तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि यार सेल पे जो टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स होता है, यस और नो। अब मैं जब कहूं इनपुट टैक्स तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि परचेज में जो अदा करते हैं और एफबीआर से वसूल करना होता है वो इनपुट टैक्स होता है, यस और नो। सर जी गुड्स 3 तरह की होती हैं, एक टैक्सेबल, एक एग्जेम्प्ट और एक जीरो रेटेड। टैक्सेबल गुड्स वो गुड्स हैं जहां पर आउटपुट टैक्स भी होता है और इनपुट टैक्स भी होता है। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल आराम, हालांकि इस पर अब जरूरत नहीं है लेकिन मजबूरी है। चलूं आगे भैया। टैक्सेबल गुड्स कौन सी हैं? आउटपुट चार्ज होगा, इनपुट क्लेम होगा। एग्जेम्प्ट गुड्स कौन सी हैं? ना आउटपुट ना इनपुट। जीरो रेटेड गुड्स कौन सी हैं? आउटपुट चार्ज होगा 0% पे, यानी नहीं। इनपुट क्लेम होगा एज पर रूटीन। तो याद रखना जीरो रेटेड के अंदर हमेशा रिफंड आएगा। क्यों? आउटपुट हमेशा 0% होगा,
इनपुट की जो भी अमाउंट होगी वो बाद में आप क्या कर सकेंगे, 18 ये रिफंड कर सकेंगे, ये रिफंडेबल है। और सर जी मेरी बात पिक कर गए, ये असल गेम है। टैक्सेबल के अंदर आउटपुट भी चार्ज करेंगे, इनपुट भी क्लेम करेंगे। ये 36 आउटपुट चार्ज किया, 18 इनपुट क्लेम किया, ये 18, ये नॉर्मल गुड है, आमतौर पे ऐसे ही होता है। जीरो रेटेड की एग्जांपल है एक्सपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आउटपुट चार्ज नहीं करते, 0% पे करते हैं, इनपुट क्लेम करते हैं, ये इस पर रिफंडेबल आता है। और कुछ होती हैं एग्जाम्प्ट गुड्स। एग्जाम्प्ट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं आउटपुट चार्ज नहीं होना, इनपुट क्लेम नहीं होना। थोड़ा सा इसको डिटेल में अभी बता देता हूँ, आगे भी इसमें आना था लेकिन मैं अभी इसको कवर कर देता हूँ। सर जी जीरो रेटेड गुड्स के लिए एक स्केड्यूल है जिसका नाम 5th स्केड्यूल है, और एग्जाम्प्ट गुड्स के लिए एक स्केड्यूल है जिसका नाम 6th स्केड्यूल है। सर जी जीरो रेटेड गुड्स में आप मेनली जो चीज सबसे मशहूर है वो एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट करेंगे तो जीरो रेटेड होगा, इसका मतलब ये कि आउटपुट चार्ज नहीं होगा, इनपुट क्लेम होगा। जबकि एग्जाम्प्ट के केस में कुछ स्पेसिफिक आइटम्स है। सर हम जनरली जब जूस खरीदते हैं तो जूस के पैकेट पे लिखा होता है इतना सेल्स टैक्स है, लेकिन जब सब्जी खरीदते हैं, जब दालें खरीदते हैं, जब गोश्त खरीदते हैं, जब कुरान पाक खरीदते हैं, जब दवाइयाँ खरीदते हैं, सर जी मेरी बात समझ आ रही, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस केस में टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। अब इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूं तो एग्जेम्प्ट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं कि हम जिसको बेचते हैं उस पर आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। जिससे खरीदते हैं अगर इनपुट टैक्स दिया हुआ है तो क्लेम नहीं कर सकते, अगर इनपुट टैक्स नहीं दिया हुआ तो फिर तो बहस ही नहीं। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हो। अब एक बंदा कुरान पाक बेचता है, कुरान पाक को बेचता है तो ये एग्जेम्प्ट गुड है, आउटपुट चार्ज नहीं होता। उसको बनाने के लिए कागज खरीदता है, जब कागज खरीदता है तो टैक्स अदा करता है, तो जब आउटपुट होगा तो टैक्स नहीं लेगा, चूंकि कुरान पाक बेचेगा तो आउटपुट चार्ज नहीं करेगा। लेकिन जब उसने कागज खरीदा था तो इनपुट पे किया था। मेरा सवाल आपसे ये, क्या वो इनपुट क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो। या मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? बच्चे के ज़हन में जनरली ये होता है कि आउटपुट चार्ज नहीं होना और इनपुट क्लेम नहीं होना, ये बात ठीक है, लेकिन इनपुट पे किया होता है, बाज़ औक़ात पे नहीं किया होता। अगर आपने इनपुट पे किया हुआ या नहीं किया हुआ, आप क्लेम नहीं कर सकते। सर जी मेरी बात पिक कर गए? ये असल गेम है। आउटपुट चार्ज करना है, आउटपुट चार्ज नहीं करना और इनपुट क्लेम नहीं करना, ये एग्जाम गुड है। इनपुट पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ, इनपुट क्लेम नहीं करना। सर जी ये 5 बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं। आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, टैक्सेबल गुड्स है, जीरो रेटेड गुड, एग्जाम गुड। मुझे एक बार बता दीजिए, क्या ये 5 बातें बुनियादी समझ आ गई? यस और नो? लो सर, अगर आपको ये समझ आ गई हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। गुड्स सप्लाई करेगा इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, तो ही ये टैक्सेबल गुड्स होंगी। इंपोर्टर कौन होता है? जो गुड्स बाहर के मुल्क से पाकिस्तान लेके आता है। इंपोर्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स लगता है? यस। इंपोर्ट स्टेज पर परचेज करने पर सेल्स टैक्स अदा करना होता है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? सर जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है उसे मैन्युफैक्चरर कहते हैं। रॉ मटेरियल उसका अपना हो या ना हो, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा उसे मैन्युफैक्चर कहेंगे। प्लास्टिक के दाने से ये पेन बना देना, ये रिमोट बना देना, प्लास्टिक के दाने से शेप चेंज कर देना, सर ये मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसे किसी
आइटम को तब्दील करना कि वो दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाए, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। सर एक कॉन्सेप्ट है ए, मेरे साथ चलना, एक पॉइंट याद करना, ए बी सी डी आर पी एम, ए बी सी डी आर पी एम। ये गाड़ी का, बाइक का नहीं होता आरपीएम, रोटेशन पर मीटर वाला, उससे याद रखना। ये टोटल कितनी चीज़ें होंगी? 7। जो बंदा ये 7 काम कर रहा है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। व्हाट इज ए? ए इज असेंबली, जोड़ना। बाज़ वक़्त बच्चों के खिलौने आते हैं ना, हम उसे असेंबल कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, ये सारी असेंबली तो करती है, पार्ट्स तो बाहर से आते हैं। डब्बे की सूरत में गाड़ी आती है, ये गाड़ी को जोड़ते हैं, असेंबली। सर बी फॉर बोटलिंग, सी फॉर कटिंग, डी फॉर डाइल्यूटिंग, आर फॉर रीपैकिंग, पी फॉर पैकिंग, एम फॉर मिक्सिंग। ये 7 काम करना मैन्युफैक्चरिंग है, पहली बात। दूसरा, मैन्युफैक्चरर अगर बैंक करप्ट हो गया और उसकी सीट पर कोई ऑफिशियल असाइनी, लिक्विडेटर, क्यूरेटर, कोई भी सरकारी बंदा आके बैठा, जिसका मकसद उस लिक्विडेटेड बंदे की चीज़ों को बेचना था, बैंक करप्टेड बंदे की चीज़ों को बेचकर लोगों के पैसे अदा करना था, वो वाला बंदा जो मैन्युफैक्चरर की सीट पर आके बैठा है, उसे भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट ये, बनी हुई चीजों को क्लेम करना कि ये मेरा ब्रांड है। बनी हुई प्रोडक्ट आइटम के ऊपर राइट क्लेम करना कि ये मेरा ब्रांड है, उस बंदे को भी मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। एक बंदा चाइना से चीज इंपोर्ट करके दबादब मोहर लगाई जा रहा है उसके ऊपर अपने ब्रांड की, तो क्या समझा जाएगा? सर उस बंदे को मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा, चूंकि वो अपना राइट एजर्ट कर रहा है कि ये मेरा ब्रांड। जो गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड है उसके ऊपर उसको क्लेम कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है कि ये मेरा ब्रांड। सर जी यानी मैन्युफैक्चरर के केस में जरूरी नहीं है कि आप खुद चीजें बना रहे हो, बनी हुई चीज़ों के बारे में अपना ब्रांड में शामिल कर लेना, बनी हुई चीज़ों पर मोड़ लगा देना, बनी हुई चीज़ों के बारे में कह देना ये हमारा ब्रांड है, उस बंदे को भी मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर सिर्फ वो होगा जिसकी अपनी फैक्ट्री हो। मैन्युफैक्चरर कम इंपोर्टर सिर्फ उसको समझा जाएगा जिसकी अपनी फैक्ट्री हो। सर जी अगर एक बंदे की डाइंग मिल है, किसी का कपड़ा आता है, वो कपड़े को रंग देता है और वापस कर देता है, क्या ये भी मैन्युफैक्चरिंग है? यस। गुड, अब वो कहता है रॉ मटेरियल, ये मटेरियल आपका अपना हो या ना हो, आप किसी की चीज को मैन्युफैक्चर करके वापस कर दे तो क्या ये भी मैन्युफैक्चरिंग है? किसी की चीज पर काम करके वापस, एक बंदे की कढ़ाई की मशीनें लगी हुई हैं एम्ब्रॉयडरी की, किसी की चीजों को एम्ब्रॉयडरी, किसी के कपड़े को एम्ब्रॉयडरी करके वापस कर देते हैं, तो क्या ये भी मैन्युफैक्चरिंग है? यस। इसको कहते हैं टॉल मैन्युफैक्चरिंग, TOLL, टॉल मैन्युफैक्चरिंग। यानी सर ये मैन्युफैक्चरर जो है या प्रोड्यूसर जो है उसमें ये वाली बात है, और ये सारी बातें आपके सब मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर के हवाले से डिस्कस कर दी। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस में जो काम किया जा रहा है, ये जो बंदा है, ये मैन्युफैक्चरर जो ये काम कर रहा है, उसे मैन्युफैक्चर कहते हैं। रिटेलर कौन है? जो जनरल पब्लिक को चीजें बेचता है। अगर एक बंदा रिटेलर और होलसेलर भी है तो वो कहता है रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस अलग-अलग शो करो। रिटेल प्राइस क्या है? वो प्राइस जिसके ऊपर टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स, उसे रिटेल प्राइस कहते हैं। सर जी रिटेल प्राइस होगी 100 रुपये, सेल्स टैक्स होगा 18 रुपये, सेल प्राइस होगी 118 रुपये। रिटेल प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। और अगर मुख्तलिफ जगहों पे रिटेल प्राइस मुख्तलिफ रखी हुई है तो जो हाईएस्ट रिटेल प्राइस होगी उसको उस पर टैक्स लगेगा। बाज़ औक़ात FBI वाले बता देते हैं, बाज़ औक़ात भाईजान सर प्लीज़ ये अभी बंद कर दीजिए,
बाज़ औक़ात सेल्स टैक्स वाले बता देते हैं कि बाज़ औक़ात सेल्स टैक्स वाले बता देते हैं कि रिटेल प्राइस जो आप प्राइस इस्लामाबाद के लिए सेट करेंगे ना, दैट वुड बी टेकन एज रिटेल प्राइस। अब FBR वालों ने बता दिया, अब लाहौर में प्राइस मुख्तलिफ है, मुल्तान में मुख्तलिफ है, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा जो इस्लामाबाद ज़रा पोर्श एरिया है तो जो प्राइस इस्लामाबाद में रखेगा वो ज़्यादा ही होगी, उसको रिटेल प्राइस समझा जाएगा और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर रखता है किसी खास इलाके के लिए। लाहौर की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कोक की मेरे पास है, इसका मतलब है कोका कोला ने मुझे एज डिस्ट्रीब्यूटर रखा है फॉर लाहौर। सची मेरी बात समझ आ रही है? तो डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा होता है जो सप्लाई के लिए रखता है मैन्युफैक्चर किसी पर्टिकुलर इलाके के। होलसेलर कौन होता है? जो बल्क में चीज़ें खरीदता और बेचता है, चाहे माल उसका अपना है या नहीं है, चाहे कैश में बेच रहा है या क्रेडिट में बेच रहा है, चाहे एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन बल्क में चीज़ें खरीदता है बेचता है, वो होलसेलर है। सर रजिस्टर्ड पर्सन, हर वो बंदा जो रजिस्टर्ड है वो तो रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन हर वो बंदा जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है उसे भी रजिस्टर्ड पर्सन कहा जाता है। सर वो इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जिसको रजिस्टर्ड होना चाहिए था लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। सर रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में ये दोनों बातें आती हैं, हर वो बंदा जो रजिस्टर्ड है, हर वो बंदा जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, उसे रजिस्टर्ड पर्सन कहा जाएगा। सर जो बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड है ना, उस बेचारे के साथ बड़ी बुरी होती है, चूंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होता। आउटपुट टैक्स कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन FBR को जमा कराना पड़ता है। इनपुट टैक्स पे करता है लेकिन FBR से क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? FBR कहते हैं तुम रजिस्टर्ड ही नहीं, तुम रजिस्टर्ड नहीं है। ये वो बंदा जो कि रजिस्टर्ड ना हो बट लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, उसको बड़ी मुश्किल पेश होती है। बहरहाल पर्सन की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था 7 लोग होते हैं, इंडिविजुअल, AOP कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 लोग इनकम टैक्स में पढ़ाए थे। यहां पर अब ये सिर्फ ये 2 इजाफी आ गए, ये 2 इजाफी हैं, बाकी इनकम टैक्स वाले 7 हैं। टैक्सेबल एक्टिविटी, व्हाट इज टैक्सेबल एक्टिविटी? वो एक्टिविटी जिस पर टैक्स लागू होना है। आप कोई भी कमर्शियल काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक काम कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। बिजनेस की फॉर्म में कर रहे हो, गुड सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, वन ऑफ काम भी बिजनेस की नेचर का है। और कोई काम जो टैक्सेबल एक्टिविटी के शुरू के या एंड में लगा है, वो टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगा। हाँ, टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या शामिल नहीं है? सर मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे सैलरी, मेरी सैलरी 1 लाख है, हम क्या मुलाजिम ने कभी कहा कि जी मेरी सर्विसेज 1 लाख के ऊपर 18% टैक्स लगेगा? नहीं। क्यों? सर वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। अगर कोई रिक्रिएशनल हॉबी या परसूट हो, सब लोग मिलके साइकिलिंग करके फॉर एग्जांपल फैसलाबाद जाएं, तो जनाब इस केस में ये एक एक्टिविटी है जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये हॉबी या रिक्रिएशनल काम है। सर जी कैंपिंग करने के लिए 10-20 लोग मिलकर जाते हैं, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। एक बंदा करे तो भी नहीं होती, एक से ज़्यादा करे तो भी नहीं होती। सर जी टैक्स पीरियड, इनकम टैक्स में 1 साल का पीरियड होता है, सेल्स टैक्स में 1 माह का पीरियड होता है। ई इंटरमीडियरी, ये वो बंदा है जो सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराता है, टैक्स पेयर से कवायद लेता है, उसको डिजिटलाइज करके FBR को प्रेजेंट करता है जिस तरह FBR चाहता है। ऐसे बंदे को ई इंटरमीडियरी कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, इंडस्ट्रियल या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना हो। सर इंडस्ट्रियल
कनेक्शन ना हो गैस या बिजली का, रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद हो, इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद ना हो बल्कि रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद हो, डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स, 10 से ज़्यादा लोगों के मुलाजम आपके पास ना हो, वर्कर आपके पास ना हो, और आपका टर्नओवर 10 मिलियन से ज़्यादा ना हो, इसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। घरेलू इंडस्ट्री, घर के अंदर फैक्ट्री लगाई होती है, घर के अंदर एम्ब्रॉयडरी मशीन रखी हुई है, घर के अंदर डाइंग कर रहे हैं, घर के अंदर सिलाई कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं। अब ये जो घरेलू इंडस्ट्री है ना, इसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है कि यार ये छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, इनको करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उसके हवाले से वो कहते हैं हाँ अब ये इंडस्ट्री में ना कर रहे हो, रेजिडेंशियल एरिया में कर रहे हो, और इनका कनेक्शन बिजली या गैस का इंडस्ट्रियल ना हो, ठीक हो गया। तीसरा, काम करने वाले बंदे 10 से ज़्यादा ना हो, और टर्नओवर सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो। अगर ये शर्तें पूरी हो जाएं तो ये कॉटेज इंडस्ट्री है। सर कॉटेज इंडस्ट्री हो तो उससे क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्री हो तो ये कॉटेज इंडस्ट्री जो चीज़ भी बेचेगी वो एग्जाम्प्ट होगी। सर अगर एक बंदा फॉर एग्जाम्पल अब छोटे पैमाने पर सर्फ बनाकर बेचने लग गए, आप आम मार्केट से सर्फ खरीदेंगे, 100 रुपये का सर्फ होगा, उस पर 18 रुपये टैक्स होगा, तो ये 118 रुपये। लेकिन यही काम जब कौन कर रहा होगा, यही काम जब फॉर एग्जांपल ये वाला छोटे लेवल पर बंदा काम कर रहा होगा, तो वो 100 रुपये की बेचेगा। क्या मतलब? चीज़ एग्जाम्प्ट होगी ना, आउटपुट चार्ज नहीं करेगा, तो इसकी चीज़ कंपैरेटिवली सस्ती लगेगी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये फ़ायदा होता है कॉटेज इंडस्ट्री। एक बात और सुन लो, कॉटेज इंडस्ट्री जो चीज़ सप्लाई करेगी उस पर टैक्स शामिल नहीं होगा, आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर सकती कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो चीज़ सप्लाई करेगी वो एग्जेम्प्ट होगी, आउटपुट चार्ज नहीं करेगी, इनपुट क्लेम नहीं करेगी। जो बंदा कॉटेज इंडस्ट्री को सप्लाई करेगा वो टैक्स चार्ज करेगा, यस, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड होने की वजह से फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ये बात मैंने आगे बतानी है, लेकिन चूंकि रिवीजन क्लास है तो मैं यहां पे बता देता हूं। आप जब किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो 3% फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं, यस और नो? नहीं करेंगे अगर कॉटेज इंडस्ट्री भी, हालांकि कॉटेज इंडस्ट्री अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन इस पर 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। क्रस्ट क्या होता है? कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ सेल्स टैक्स। ए ने चीज़ बेची 100 रुपये की और उस पर 18 रुपये का टैक्स चार्ज किया। बी ने चीज़ बेची 200 रुपये की, उस पर 36 रुपये का टैक्स चार्ज किया। इसने चीज़ खरीदी हुई थी ए से और इसने 18 रुपये का टैक्स दिया होता। ऐसा ही है ना सर? ये इसका इनपुट था, ये आउटपुट था। गौर से बात सुनना, ए का आउटपुट बी के इनपुट के साथ टैली होना चाहिए या नहीं? यार आना तो करो। ए का आउटपुट बी के इनपुट के साथ टैली होना चाहिए ना? सर जी ये क्रस्ट करता है, क्रॉस मैच। क्रॉस मैच, ए का आउटपुट बी के इनपुट के साथ टैली होना चाहिए, सेलर का आउटपुट बायर के इनपुट के साथ टैली होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर है सेल्स एफबीआर के पास सेल्स टैक्स का, वो ऑटो पे क्रॉस मैच कर रहा होता है। अगर ये टैली ना हो तो बी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा, उसको कहते हैं डिस्क्रिपेंसी इन क्रस्ट। अगर ये टैली ना हो तो बी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। सर जी कब तक जमा कराना होता है? कब तक जमा कराना है? अगले महीने की 15 तारीख तक आपने रिटर्न जमा करानी होती है। सेल्स टैक्स अगले महीने की 15 तारीख तक सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है। सप्लाई, ये आपके सेल्स टैक्स की कॉन्सेप्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सप्लाई,
क्या है सप्लाई? मैंने अभी बताया, किसी असल में सप्लाई की बात में वो कहते हैं सप्लाई वो है जिस पे आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सप्लाई क्या है? आउटपुट टैक्स चार्ज। जब सप्लाई होती है तो आउटपुट टैक्स चार्ज होता है। अगर हम सेल करें आउटपुट टैक्स चार्ज होगा, अगर हम ट्रांसफर करें आउटपुट टैक्स चार्ज होगा, अगर हम प्राइवेट यूज करें आउटपुट टैक्स चार्ज होगा, अगर हम बिजनेस यूज कर लें आउटपुट टैक्स चार्ज होगा, अगर हम नॉन बिजनेस यूज कर लें आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। अपने कारोबार में बिजनेस या नॉन बिजनेस के तौर पे किसी फिनिश गुड्स को यूज कर लिया जाए तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। अगर आप नीलाम करके कोई चीज बेच दें आउटपुट टैक्स। यार जहां जहां सप्लाई है उस सप्लाई के लफ्ज की जगह मैं क्या कह रहा हूं? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर जी अगर डिस्पोज कर दें गुड्स को सप्लाई है, सप्लाई का मतलब आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, सर जी किसी दूसरे बंदे की गुड्स को मैन्युफैक्चर करके जब डिलीवर करेंगे तो ये भी सप्लाई है। और बिजली बनाना, ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी सप्लाई है। मेरे साथ चलना ज़रा एक बार। अब आप लोगों ने बोलना है सर सेल करना क्या है? सर जी सेल करना सप्लाई है। आपने बस ये बोलना है सप्लाई है। जरा एक बार ये दोहरा लें, यही असल गेम है। सर जी सेल करना क्या है? सप्लाई है। ट्रांसफर करना क्या है? पुट टू प्राइवेट बिजनेस नॉन बिजनेस यूज करना क्या है? ऑक्शन करना क्या है? डिस्पोज करना क्या है? सर जी एक बंदा टैग रजिस्टर्ड था, अनरजिस्टर्ड हो गया, जितनी गुड्स उसके पास पड़ी थी वो क्या है? सप्लाई है। सर जी किसी दूसरे बंदे की गुड्स को मैन्युफैक्चर करना ये क्या है? सप्लाई है। किसी दूसरे बंदे की गुड्स को मैन्युफैक्चर करके जब डिलीवर करते हैं जिसको टॉल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं ये सप्लाई है। सर जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी क्या है? सप्लाई है। ये भी सप्लाई है। सर जी ये 8 चीज़ें जहन में रखिएगा, ये सप्लाई है। जहन में रखना सप्लाई का मतलब क्या है भाईजान? क्या मतलब है? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सप्लाई का मतलब है आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। याद रखना आपने अगर चीज बेची है तो आउटपुट चार्ज करेंगे। आपने अगर चीज खरीदी है और सप्लाई नहीं हुई तो आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। यानी अगर सप्लाई नहीं है आउटपुट भी नहीं है, इनपुट भी नहीं है। अगर सप्लाई नहीं है तो आउटपुट चार्ज नहीं हो सकता। अगर सप्लाई नहीं है तो आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। मेरी बात भी करें, इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा। सप्लाई इसीलिए कहता हूं कि सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। सर जी सप्लाई की वैल्यू क्या होती है? आसान अल्फाज में सप्लाई है तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। आउटपुट टैक्स कितने % पे चार्ज होता है? 18% पे। किस अमाउंट का 18% लेना है? ये अगला सवाल है। इसका जवाब है वैल्यू ऑफ सप्लाई। बताइए किस अमाउंट पर 18% लेना है? उसने कहा कर क्या रहे हो? सर जी आम अल्फाज में हर केस में फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू का 18% लेना है। अगर डिस्काउंट हो तो, अगर किस्तों पे चीज दी है तो यार 100 रुपए की चीज किस्तों में 120 रुपए की बेचते हैं तो टैक्स 100 पे लगेगा या 120 पे? 100 पे। सर एसोसिएट आपस में रियायत करते हैं, जो ताल्लुक वाले बंदे हैं 100 रुपए की चीज 80 रुपए की देते हैं, टैक्स किस पे लगेगा? 100 पे या 80 पे? 100 पे। तो रियायत जो ताल्लुक की वजह से की है वो टैक्स वाले कंसीडर नहीं करते। अगली बात सुनो, ट्रेड डिस्काउंट। 2 तरह के डिस्काउंट, एक ट्रेड और एक कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। सर कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट टैक्स वाले नहीं मानते। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जिसको टैक्स वाले मानते हैं। और ये कहां पर आना चाहिए? रिफ्लेक्ट होना चाहिए दूसरी बात इनवॉइस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तीसरी बात एज पर नॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो, नॉर्मल हो, जर्नल हो, स्पेशल ना हो, वन ऑफ ना हो। सर जी मेरी बात समझ आ रही है?
यानी 100, अब मेरी बात सुनना, पास पेपर में मुख्तलिफ तौर पे सवाल है, लेकिन सबसे ट्रिकी बात ये पूछता है वो, 100 रुपये की आइटम थी, हमने 35% डिस्काउंट कर दिया। आम तौर पे मार्केट में 10% डिस्काउंट होता है। आप मुझे बताइए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, यानी किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। सर आपने 35 का डिस्काउंट दिया है, लेकिन 35 के डिस्काउंट, हम 35 डिस्काउंट को नहीं मानते चूंकि स्पेशल डिस्काउंट है। हम किस डिस्काउंट को मानते हैं? नॉर्मल है। नॉर्मल कितना है? 90 रुपये की अमाउंट पे टैक्स लगेगा। और अगर वो सवाल ऐसा पूछ ले कि 65 रुपये आप सेल में 65 रुपये शामिल है, जिस पे 35% डिस्काउंट दिया जा चुका है, आम डिस्काउंट 10% होता है। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप 65 को ग्रॉस अप करेंगे डिवाइड बाय 0.65। 35% डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब है ये 65% रह गया ना। अच्छा, अब डिस्काउंट कितना अलाउ है? उसने कहा 10% अलाउ है। तो कितनी अमाउंट शामिल होनी चाहिए थी सप्लाई के अंदर? 90%। इस वक्त कितनी शामिल है? 65। तो जमा कर दो, 25% शामिल होनी चाहिए थी। इसको वापस ऐड बैक कर देंगे। 65 की अमाउंट आपको मिली जो 35% डिस्काउंट है। 65 की अमाउंट आपको मिली जो 35% डिस्काउंट। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। 65 की अमाउंट आपको मिली जो 35% डिस्काउंट लगा हुआ है और नॉर्मल डिस्काउंट 10% है। तो सबसे पहले तो आप ये करो ना, 65 को डिवाइड बाय 0.65 कर दो ताकि आपके पास असल वैल्यू आ जाए। असल वैल्यू कितनी है? 100। डिस्काउंट लाओ कितना है? 10 डिस्काउंट लाओ है। तो टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? 90 रुपये पर लगेगा। जो मैंने ये वाली बात बताई है, न्यूमेरिकल में इस तरह अप्लाई होता है। अगर वो ये कह दे कि सेल की वैल्यू में ये वाला 65 शामिल है, तो अब हमें कितना मजीद शामिल करना पड़ेगा? इस 90 में से 65 तो पहले ही शामिल है, वो लेस कर देंगे, बकाया कितना रह जाएगा? 25। ये ऐड करना पड़ेगा। और सर जी मेरी बात समझ आ गई है? ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट डिस्काउंट की है जो मैंने आपको सिखा दी। आमतौर पे तो सिंपल है, वो कहेगा एसोसिएट को डिस्काउंट दिया है 25% पे, आम डिस्काउंट 10% है। आप कहेंगे भाई 10% पे मिलेगा, 90% पे सेल्स टैक्स लगेगा, बस सिंपल। तो इस तरह से इसको करना है। ये ट्रेड डिस्काउंट की बात थी। स्पेशल नेचर हो जो भी हो, ओपन मार्केट वैल्यू है। अगर गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, बल्कि वो वैल्यू है जो कस्टम एक्ट वाले डिटरमिन करते हैं। सर अगर गुड्स की वैल्यू सही डिटरमिन नहीं की गई और शक पड़ रहा है कि इन्होंने जानबूझ के वैल्यू कम लिखी है, तो वैल्यूएशन कमेटी तश्कील दे देगी जो वैल्यू डिटरमिन करेगी। अगर वापडा बिजली सप्लाई कर रहा है तो किस अमाउंट पर टैक्स लगेगा? एनर्जी चार्जेस पर। एनर्जी चार्जेस पर टैक्स लगेगा। बिल की अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता। जो वापडा का बिल तो होता है उसमें एनर्जी चार्जेस पे टैक्स लगता है। लेकिन जो पावर और गैस कंपनी है ना, ये जो टैक्स लगाती हैं ये बिल की अमाउंट पे लगाती है। वापडा जो लगाती है वो एनर्जी चार्जेस पे लगाती है। जो लोग प्राइवेटली बिजली बनाकर बेचते हैं, वो जैसे सोसाइटीज़ में होता है ना, वो वैल्यू ऑफ बिल पर टैक्स लगता है। वापडा किस पे टैक्स लगाता है? एनर्जी चार्जेस पर लगाता है। सर अगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदे तो उस पर भी टैक्स लगेगा? हाँ जी, सेकंड हैंड गाड़ी जितने की बेची माइनस जितनी की खरीदी, जो डिफरेंस है जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, उस पर टैक्स लगेगा। इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगेगा? हाँ जी, जो कस्टम ड्यूटी वाले वैल्यू करेंगे। सर जी कब
सप्लाई होगी। सर जी हमने पेमेंट की है, पेमेंट वसूल की है 1,00,000 रुपए की 1 अक्टूबर को और गुड्स डिलीवर किए हैं 5 दिसंबर को। आप ये बताइए सप्लाई कब होगी? याद रखना अब हर महीने रिटर्न फाइल करनी है, तो अक्टूबर के महीने की रिटर्न में हम लिखेंगे सेल और आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे या दिसंबर के महीने। तो इसका जवाब है जब गुड्स सप्लाई हो जाए। और गुड्स सप्लाई कब होती हैं? जब गुड्स डिलीवर हो जाए। याद रखना गुड्स के सप्लाई होने का पैसे देने से कोई ताल्लुक नहीं। वो बार बार आपको उल्लू बनाएगा, वो कहेगा पेमेंट कर दी हुई है, पेमेंट कर। आपके पेमेंट को छोड़ो, मुझे ये बताओ गुड्स कब डिलीवर हुई, मुझे ये बताओ गुड्स अवेलेबल कब थी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? जब गुड्स डिलीवर हुई या जब गुड्स अवेलेबल थी तब समझा जाएगा सप्लाई होगी। सप्लाई का ताल्लुक पैसों से नहीं है। सर जी जब कॉन्ट्रैक्ट किया, जब पेमेंट की, जब अगर पार्ट पेमेंट की है, तो अगर पार्ट पेमेंट की है जिस महीने जितनी गुड्स सप्लाई हुई, हमने फिर बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जब सप्लाई हुई तो उस जिस महीने सप्लाई हुई उस महीने टैक्स चार्ज होना। सर जी आमतौर पे रेट क्या है? 18%। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को बेचेंगे तो 3% क्या लगेगा? फर्दर टैक्स लगेगा। कब नहीं लगेगा? सर ये लिस्ट है। क्या ये लिस्ट याद करनी है? सर जितनी बार भी अब तक सवाल आया उसने कभी बहुत क्लियरली ये नहीं बताया कि जनाब इस पे फर्दर टैक्स नहीं लगना। इसका मतलब ये है कि अगर ये लिस्ट ऐसे नहीं सवाल आएगा कि किन लोगों पे फर्दर टैक्स नहीं लगना, 10 मार्क्स का सवाल, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन वो ये जरूर कह सकते हैं कि स्टील मेल्टर जो है वो अनरजिस्टर्ड बंदा था, आप बताइए क्या आपने इसको सप्लाई की, तो फर्दर वो आप न्यूमेरिकल में पूछ लेगा स्टील मेल्टर को सप्लाई की है। आपको पता होना चाहिए कि स्टील मेल्टर को अगर चीज़ सप्लाई की है तो इस पर 3% फर्दर टैक्स नहीं लगना। इसका तरीका ये होता है कि आप अपनी मर्जी की जो जहाँ पर आसान चीज़ लगती है, देखें कुछ चीज़ें तो हम खुद हैं यार, हम बिजली गैस इस्तेमाल करते हैं, हम पे तो कोई फर्दर टैक्स नहीं लगता। हम जूस पीते हैं, जूस थर्ड्स कैजुअल आइटम है, आइसक्रीम खाते हैं, हम पे तो फर्दर टैक्स नहीं लगता। एंड कंज्यूमर पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। रिटेलर जो चीज़ें बेचता है फर्दर टैक्स नहीं लगता। मोबाइल ऑयल पेट्रोल पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम अपनी लाइफ से एक बार देखेंगे तो हमें खुद भी एहसास हो जाएगा यार इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने की ज़रूरत होती है जहाँ पर ये देखें 5th कैजुअल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगना, गवर्नमेंट को चीज़ें देंगे फर्दर टैक्स नहीं लगना, मैट्रेस खरीदेंगे फर्दर टैक्स नहीं लगना, स्टील सेक्टर, एडिबल ऑयल सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स में फर्दर टैक्स नहीं लगना। तो ये लिस्ट अगर आप पक्की याद नहीं करते कम से कम 5-7 बार जरूर पढ़ी हो कि आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा जनाब अब आ गया थर्ड स्केड्यूल आइटम। थर्ड स्केड्यूल आइटम की 2 खास बातें। बात नंबर 1, मैन्युफैक्चरर टैक्स लगाकर एफपीआर को जमा कराता है। टैक्स चार्ज कौन करता है? मैन्युफैक्चरर करता है और वो एफपीआर को जमा कराता है। और किस वैल्यू पे टैक्स लगता है? रिटेल प्राइस पे। थर्ड स्केड्यूल आइटम के बारे में ये 2 बातें याद रखना, रिटेल प्राइस पे टैक्स लगेगा और मैन्युफैक्चरर टैक्स लगाएगा। आप जितने की भी खरीदो टैक्स रिटेल प्राइस पे दोगे, आप जितने की भी बेचो टैक्स रिटेल प्राइस पे दोगे। टैक्स वाले कहते हैं हमें आपकी लेने देने से कोई मतलब नहीं है, टैक्स रिटेल प्राइस पर अदा करना पड़ेगा। जितने ही खरीदोगे वहाँ पर भी, जितने की बेचो वहाँ पर भी। थर्ड स्केड्यूल आइटम में कौन सी आइटम्स आती हैं? रोज़मर्रा की जूसेस हैं, आइसक्रीम, शैम्पू, टॉयलेट सोप, सिगरेट, सिरप्स, डिटर्जेंट, परफ्यूमरी, टी, मिल्की ट्री, मिनरल वाटर, सीमेंट और टूथपेस्ट, बेवरेजेस वगैरह, ये सारी आइटम्स जो हैं ये थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं। और मैं आपको बताया रोज़मर्रा की आइटम्स हैं।
आम तौर पे थर्ड स्केड्यूल आइटम की लिस्ट लंबी है और जितनी बार भी सवाल आया उसने बताया है कि ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है, वहाँ पर उसने नहीं बताया कि ये वो आइटम है जिस पे फर्दर टैक्स नहीं लगना, वो लिस्ट ज़्यादा है। ये वाली लिस्ट मेरे मुताबिक वो बता देते हैं। लो सर, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इंपोर्ट और फर्दर सप्लाई पर 25% टैक्स लगेगा। ये नई वैरायटी है जो पहले नहीं थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हाँ अब एक नई चीज़ आ गई है और वो ये कि कुछ चीज़ों पे जो वो समझता है कि बहुत अहम नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए, उस पर उसने टैक्स 18% की बजाय कितना कर दिया है? 25%। लेकिन ये इंपोर्ट कर रहा है जो बंदा, उस पर इंपोर्ट स्टेज पर 25% देंगे और जब बेचेंगे 25% चार्ज करेंगे। इंपोर्ट पर भी 25% है, सब्सिक्वेंट सप्लाई पर भी 25%। टिश्यू पेपर है, कॉस्मेटिक की चीज़ें, सिगरेट सिगार है, ई सिगरेट्स, वेप वगैरह, वाटर, बेवरेजेस, आइसक्रीम, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस, शैम्पू, मैट्रेस वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं 25%, फर्दर सप्लाई कर रहे हैं 25%। फर्दर सप्लाई का मतलब है इंपोर्टेड चीज़ कोई बेच रहे हैं आगे खरीद के, तो 25% टैक्स लगेगा। सर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी इंपोर्ट और सब्सिक्वेंट सप्लाई पर 25% टैक्स लगेगा और ये इसको लिस्ट इसने भी दे दी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लिस्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इतना ज़रूर बताना चाहिए कि 25% टैक्स लगेगा, बट स्टिल कम से कम 5 से 8 बार आपको ये लिस्ट ज़रूर एक बार पढ़ लेनी चाहिए कि आपके जहन में क्लिक करेंगे। इस तरह याद ना करेंगे पेपर में वो ये लिस्ट पूछेगा, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ लें कि अगर पेपर में कोई आइटम हो तो पहचान सकेंगे ये 25% वाली है या नहीं है। 18% के अलावा टैक्स लगा सकते हैं, हाँ जी, एक्स्ट्रा टैक्स कितना? 18% तक, यानी 18 तो लग गया ना, 18 तो लग गया। इसके अलावा भी टैक्स लागू किया जा सकता है जो ऊपर मैक्सिमम 18% तक है, और एफबीआर बता देगा कि ये टैक्स कब किस तरह जमा कराना है और किसने जमा कराना है, और एफबीआर चाहे तो किसी भी आइटम पर या पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन पर ये एक्स्ट्रा टैक्स लागू कर सकता है। कैपेसिटी टैक्स कैपेसिटी की बेस पर होता है। मशीन की हॉर्स पावर में कैपेसिटी होती है, गाड़ी की इंजन पर की बेस पर कैपेसिटी होती है। रिटेलर में 2 रिटेलर होता है, एक बड़े वाला रिटेलर जिसको टायर 1 रिटेलर कहते हैं, वो तो नॉर्मल मैनर में सेल्स टैक्स देता है। एक छोटे वाला रिटेलर है जिसको अदर देन टायर 1 रिटेलर कहते हैं, और ये बिजली के बिल पर टैक्स देता है। कितना? अगर बिल 20,000 तक आएगा तो 5%, अगर बिल 20,000 से ज़्यादा आएगा पर मंथ तो 7.5%। सर जी, स्टील प्लेट और शिप प्लेट्स पर भी टैक्स, सेल्स टैक्स लगता है, और ये टैक्स पता है किस बेस पर लगता है? प्रोडक्शन पर, मिनिमम प्रोडक्शन की बेस पर। तो टैक्स वाले किसी भी फैक्ट्री जो स्टील की फैक्ट्री है उससे कैलकुलेट करते हैं कि इसकी मिनिमम प्रोडक्शन क्या है, और फिर कम से कम उतना टैक्स चार्ज करते हैं। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा करेंगे, लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम हो तो मिनिमम प्रोडक्शन के बराबर सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। ये स्टील प्रोडक्ट के बारे में। सीएनजी पर भी इसी तरह सेल्स टैक्स लगता है। ये वाली बात है, हमें ये पढ़ा देता। बोर्ड रिक्वायर करता है क्लास ऑफ पर्सन टू इंटीग्रेट इनवॉइसेस इन इशूइंग मशीन विद द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स इन सच मोड एंड मैनर एंड फ्रॉम सच डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर बोर्ड किसी भी क्लास को पर्सन को कह सकता है कि आप अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करो। 2 दिन से इंटीग्रेशन की बातें हो रही हैं, ये भी वही वाली इंटीग्रेशन है। बोर्ड कह देता है अपने सिस्टम को, कंप्यूटर्स को हमारे साथ इंटीग्रेट कर दो ताकि जब आप एंट्री करो तो रियल टाइम में वो एंट्री एफबीआर के पास भी आ जाए। वो इज लायबल टू पे टैक्स, जो सेल करेगा वो टैक्स पे करेगा, जो गुड्स इंपोर्ट करेगा वो टैक्स पे करेगा, जो सर्विसेज देगा वो टैक्स पे करेगा। कलेक्शन, अगर कोई बंदा इजाफी टैक्स कलेक्ट कर लेता है और उसका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर पर आ गया है तो वो टैक्स उसको एफबीआर को जमा करा देना, बात खत्म। उसको टैक्स 18 रुपये कलेक्ट करना चाहिए तो उसने 20 रुपये कलेक्ट कर लिए,
और एंड कंज्यूमर ने उस चीज़ को कंज्यूम कर लिया या उसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक आ गया, तो अब 18 की बजाय पूरा 20 ये FBR को जमा करा दें। हाँ, अगर उसका इम्पैक्ट अभी एंड कंज्यूमर को नहीं आया था तो फिर ये FBR को कह देगा कि भाई उसका इम्पैक्ट अभी एंड कंज्यूमर तक नहीं गया, और ये बंदा प्रूव करेगा कि उसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर पर नहीं गया, तो FBR को 18 जमा कराएगा और 2 रुपये उसको वापस कर देगा। एक्सेस टैक्स वापस करेंगे अगर उसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक नहीं गया। इम्पैक्ट नॉट शिफ्टेड टू एंड कंज्यूमर। सर जी, एक्सेस टैक्स का इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक नहीं गया तो पैसे वापस मिल जाएंगे, अगर एंड कंज्यूमर तक चला गया तो बस टैक्स फिर FBR को जमा हो जाएगा। सर, अगर आपको पहले ही पता था कि ये बंदा 2 नंबर है, ये बंदा टैक्स हमसे ले लेगा लेकिन FBR को जमा नहीं कराएगा, आप फिर भी उसी से ही परचेजेस कर रहे हो, फिर भी उसी से ही परचेजेस कर रहे हैं और उसी को ही सेल्स टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स वाले कहते हैं अब आपकी गलती है। वो टैक्स जो आपने उस ऐसे गंदे आदमी को दिया है जो आगे सेल्स टैक्स FBR को जमा नहीं कराता, तो याद रखिएगा इस केस में वो वाला टैक्स के लिए आप और जिससे आपने परचेजेस किए हैं वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। मैंने मिस्टर ए से परचेजेस की जिसके बारे में सारे मार्केट में कहते हैं कि ये टैक्स चोर है। मैंने 1 लाख रुपए की परचेजेस की, 18,000 का टैक्स दिया, ये टैक्स मिस्टर ए टैक्स चोर है, मुझे पहले भी पता था, मैंने फिर भी इससे परचेजेस की। अब FBR वाले कहते हैं कि जिस बंदे ने खरीदी है और जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए जिसको टैक्स दिया आपने और जो बायर है, ये दोनों क्या होंगे? जॉइंटली और सेवरली लायबल। यार जॉइंटली और सेवरली का तो पता है ना, इकट्ठे भी लायबल होंगे और इंडिविजुअली भी लायबल होंगे। सर, 5th कैजुअल आइटम जीरो रेटेड आइटम है, ये मेनली कौन सी होती हैं? एक्सपोर्ट। हाँ, अगर कोई ऐसी कन्वेंस बहरी जहाज या हवाई जहाज पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और उस जहाज में कोई सप्लाई की जाती है, स्टोर कोई चीज़ें सप्लाई की जाती हैं, तो वो भी जीरो रेटेड होंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट में लाहौर से नॉर्वे जा रहा है जहाज, तो जहाज में जो चीज़ें सप्लाई की जाएंगी वो जीरो रेटेड होंगी। फेडरल गवर्नमेंट किसी चीज़ के बारे में भी कह सकता है, किसी इमरजेंसी के केस में, किसी डिजास्टर के केस में, किसी सिक्योरिटी के केस में कि फलां चीज़ जीरो रेटेड है तो उसे जीरो रेटेड समझा जाएगा। सर, कुछ चीज़ें जीरो रेटेड नहीं होती। अगर आपकी प्रोडक्शन करते वक्त आपको पता था एक्सपोर्ट होनी है लेकिन बाद में एक्सपोर्ट नहीं हुई, आपने चाइना में माल तो भिजवाया लेकिन वो कढ़ाई होके वापस आ जाएगा, इंटेंशन ये है री इम्पोर्ट कर लेंगे, तो फिर भी वो जीरो रेटेड नहीं होगी। हैज़ एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट लेकिन एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं की। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो उनको चीज़ें बेचना एक्सपोर्ट नहीं होगी, जैसे ईरान और अफगानिस्तान में बाय रोड चीज़ें भेजना, ये एक्सपोर्ट में शुमार नहीं होता। सर, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फॉर 5th स्केड्यूल। 5th स्केड्यूल में कौन कौन सी चीज़ें? डिप्लोमेट्स को चीज़ सप्लाई करना, ड्यूटी फ्री शॉप पर करना। सर, ये 2 बार आ चुका है, ज़रा ये ध्यान से समझें। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में चीज़ें सप्लाई करना फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, ये जीरो रेटेड सप्लाई है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में चीज़ें सप्लाई करना फॉर कंजम्पशन या रिटेलर को चीज़ें सप्लाई करना, ये जीरो रेटेड नहीं है। पास पेपर में ये बात पूछी जा चुकी है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लांट एंड मशीनरी देना ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके और गुड्स एक्सपोर्ट हो, ये भी जीरो रेटेड है। अगर आप एग्जेम्प्ट गुड भी पास पेपर में आ चुका है, एग्जेम्प्ट गुड भी एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी क्या होता है? जीरो रेटेड होता है। गुड्स एग्जेम्प्ट कौन सी हैं? जिन पर ना आउटपुट ना इनपुट। 6th स्केड्यूल है। गवर्नमेंट अगर अनाउंस कर दे किसी चीज़ के बारे में भी, नेशनल सिक्योरिटी या इमरजेंसी या डिजास्टर की वजह से कि फलां चीज़ जीरो रेटेड है, तो फलां चीज़ एग्जेम्प्ट है तो वो चीज़ एग्जेम्प्ट होगी। एग्जाम्पल में एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, हौली क्रांति लिखा होगा। सर, ये डिफरेंसेस हैं, ये ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने इंडिविजुअल लेवल पे ये सारी बातें कर दी। रजिस्ट्रेशन, ये अगले एरिया की तरफ हम आ गए हैं और थ्योरेटिकली ये प्योर थ्योरी है।
अभी तक जितनी बातें की थी उसकी इम्प्लीकेशन हमें न्यूमेरिकल में नजर आती है। किस बंदे को हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, सर हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, ये 6 लोग मैन्युफैक्चर। बस एक चीज है मेरे को, एग्जैम्प्ट गुड्स बेचने वाला लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होता, यानी कॉटेज इंडस्ट्री लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, रिटेलर लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होगा, लेकिन छोटे वाला रिटेलर जो बिजली के बिल के जरिए टैक्स दे रहा है वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होगा। रिटेलर के लिए लाजमी है कि वो रजिस्टर हो, इंपोर्टर रजिस्टर होगा, एक्सपोर्टर रजिस्टर होगा, होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर होगा। अगर गौर करें तो ये सारे वो बंदे हैं जिनकी डेफिनेशन हमने भी पढ़ी हैं, होलसेलर की भी पढ़ी है, डीलर की भी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी पढ़ी है, एक्सपोर्टर की, इंपोर्टर की, रिटेलर की, मैन्युफैक्चरर की। और यार ये तो सारी डेफिनेशन अभी आपको पढ़ाई हैं, ये सारी डेफिनेशन पढ़ाई इसलिए कि वो इसके अंदर शामिल था और ये सारे लायबल टू बी रजिस्टर है। फेडरल लॉ जिस बंदे को कह दे कि भाई आप रजिस्टर हो, उसके लिए भी वो भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, हर वो बंदा जो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहता है क्या करेगा सर, फॉर्म फिल करेगा एक स्टैंडर्ड तरीके से। फॉर्म फिल करके क्या करेगा सर जी, वो कहता है फॉर्म फिल करके वो रीजनल टैक्स ऑफिस में जाएगा। कौन से रीजनल टैक्स ऑफिस में जाएगा सर, आरटीओ होगा कौन सा, वो कहता है आप ये बताओ कि आपकी कंपनी है या आप अदर देन कंपनी है। अगर कंपनी है तो बताओ पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो जिस आरटीओ की ज्यूरिसडिक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा, जिस आरटीओ की ज्यूरिसडिक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा उस आरटीओ में जाना है आपने दरखास्त लेके रजिस्ट्रेशन की। अगर प्राइवेट कंपनी है तो देखना पड़ेगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या बिजनेस कर रही है। सर अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो जिस आरटीओ की ज्यूरिसडिक्शन में फैक्ट्री है उसके पास जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर बिजनेस कर रही है तो जिस आरटीओ की ज्यूरिसडिक्शन में जहाँ पर बिजनेस किया जाता है, वो जिस आरटीओ जहाँ पर दुकान है, जहाँ पर ब्रांच है, वो जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में है वहाँ पर जाएंगे। अगर हम अदर देन कंपनी की बात करें, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरी तरफ अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है। सर जी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी अदर देन कंपनी, यानी ये बात हो रही है इंडिविजुअल और एओपी की, तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग करे तो जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में फैक्ट्री है उस आरटीओ के पास जाएंगे। और अगर अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है तो जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में बिजनेस है वहाँ पर जाएंगे। जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में ब्रांच है या दफ्तर है या वो दुकान है उस आरटीओ के पास जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन करानी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराना पड़ेगा, कवायद अटैच करने पड़ेंगे, आरटीओ के पास जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जी किस आरटीओ के पास, इस आरटीओ के पास जिसकी बात की है। आपको बैंक सर्टिफिकेट जमा कराने पड़ेंगे, बिजली गैस के मीटर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो सारी ब्रांच की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बिजनेस प्रेमिसेस कहाँ पे, उसकी जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ यानी लोकेशन के साथ। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ प्लांट एंड मशीनरी के भी होंगे और मीटर्स के भी होंगे। ये सारा कुछ कर लिया, उसके बाद आपने नादरा जाना है, नादरा जाके आपने बायोमेट्रिक करानी है। अगर आपने ये सब कवायद जमा कराने के बाद कितने दिन के अंदर नादरा ना गए, वो कहता है अगर आप नादरा ना गए विद इन अ मंथ 30 दिन के अंदर, तो जो रजिस्टर, अच्छा आपने कवायद जमा कराया था आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर बायोमेट्रिक करानी है। अगर आपने 30 दिन के अंदर बायोमेट्रिक ना करवाई तो फिर वो जो रजिस्टर कराया हुआ था उसे वापस आपका नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग एक्चुअल में देखने आएंगे, फील्ड ऑफिसर्स आएंगे और वो देखेंगे कि जो तफसीलात आपने रजिस्ट्रेशन में दी हैं क्या वो सच्ची हैं या झूठी हैं। उसने कहा अगर वो तफसीलात सच्ची हैं, वो कहता है इन केस द फील्ड ऑफिस ड्यूरिंग स्क्रूटनी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन फाइंड्स दैट एनी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड इज फेक और रॉन्ग, जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं वो फेक हैं या रॉन्ग हैं, तो फिर वो कहता है 15 days फाइलिंग विद द रजिस्टर्ड पर्सन शैल टेक ऑफ फ्रॉम द सेल एक्टिविटी। भाईजान आपके पास फील्ड ऑफिसर आया,
फील्ड ऑफिसर ने आगे चेक किया, उसने कहा रजिस्ट्रेशन में तो कुछ था, असल में तो कुछ है, हमें ये फलां फलां डॉक्यूमेंट दिखाएं। आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए, उसके कहने पर 15 दिन के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज वो आपको दोबारा क्या कर देगा, डी रजिस्टर कर देगा। सर जी यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। एक बात समझ लीजिए, रजिस्टर्ड बंदा आउटपुट चार्ज करेगा, इनपुट क्लेम करेगा, जो अनरजिस्टर्ड है वो तो आउटपुट चार्ज भी नहीं कर पाएगा, इनपुट क्लेम भी नहीं कर पाएगा। अब एक मसला आ गया, अब मसला ज़रा ध्यान से सुनना। एक बंदे ने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की, इसने उस पर पे किया सेल्स टैक्स। अब ये चाहता था वांट टू क्लेम सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कौन क्लेम कर सकता है, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन। इसने कहा तो मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूं। जब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में गया तो उन्होंने कहा जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ लाओ, प्लांट एंड मशीनरी। इसने कहा यही तो मैं करने के लिए आया हूं। और यार मेरा पॉइंट समझे, रजिस्ट्रेशन के लिए जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ चाहिए ना, अभी पड़ा है। वो कहता है रजिस्ट्रेशन के लिए जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ चाहिए। आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ लाए। आपने कहा भाई वो तो इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट करके उस पर टैक्स दिया, वो टैक्स तो क्लेम करना चाहता हूं, तो जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ कहां से लाऊं। फिर उसने कहा अच्छा आप अपने इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट लाएं। वो कहता है आप इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट लाएं और इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट की बेस पे आपको टेम्पररी रजिस्टर कर दिया जाएगा 72 घंटों के अंदर अंदर। कितने दिनों के लिए, 60 दिनों के लिए। आपको जमा क्या कराना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ मशीनरी और इंपोर्ट। सर जी अगर आप टेम्पररी रजिस्टर्ड हैं तो ना आउटपुट टैक्स चार्ज कर सकते हैं, ना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो फायदा है ऐसी रजिस्ट्रेशन का। सर आप इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, 60 दिन के अंदर आपकी मशीन आ जाएगी, आपकी सेल्स शुरू हो जाएंगी। वो जो इनपुट टैक्स आपने पहले पे किया था उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगले पीरियड्स में एडजस्ट कर सकते हैं। यही इसका फ़ायदा है। ये सारी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की स्टोरी है। अब आ गया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सर जी कमिश्नर साहब ने एक इदारा देखा, उसे कहा कि यार इसको तो रजिस्टर होना चाहिए था। वो उसे नोटिस देगा, तुम रजिस्टर क्यों नहीं हो रहे, तुम रजिस्टर हो। अब दो ऑप्शन हैं, या वो उसको जवाब देगा या उसको जवाब नहीं देगा। अगर उसने उसको जवाब दे दिया और कमिश्नर मुतमईन हो गया कि हाँ इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो फिर वो बंदा कमिश्नर उसको कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए रजिस्टर करवा देगा। और अगर उसने उसको जवाब नहीं दिया तो कमिश्नर को बुरा लगेगा। कमिश्नर ने एक बंदे को नोटिस भेजा कि तुम्हें रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर क्यों नहीं हो रहे। अगर उस बंदे ने जवाब भेज दिया और उसे पता चल गया कि इसे रजिस्टर होना चाहिए तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए रजिस्टर कर देगा। अगर उसे पता चल गया इसे रजिस्टर नहीं होना चाहिए तो चुप कर जाएगा। लेकिन अगर उसने जवाब ही नहीं दिया फिर उसे बुरा लगेगा। अब जब बुरा लगेगा तो वो उसे कंपल्सरीली रजिस्टर करा देगा। सर जी जबरदस्ती थ्रू द कंप्यूटराइज सिस्टम। जो बंदा रजिस्टर हो गया वो सारी सेल्स टैक्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी उसको। अगर वो बंदा सेल्स टैक्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता उसे फाइन या पेनल्टी होगी। बल्कि इस केस में कमिश्नर साहब कहते हैं भाईजान अपने कवायद जमा कराओ, इंफॉर्मेशन दो, रिटर्न जमा कराओ। वो नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। सर एक बड़ी अहम बात यह है, अगर ये सब कमिश्नर को एक बंदे ने जवाब नहीं दिया, कमिश्नर ने उसको कहा कोई जवाब नहीं दिया, रजिस्टर कर दिया, फिर बुलाया फिर भी नहीं आया, कमिश्नर को गुस्सा चढ़ गया। कमिश्नर ने पेनल्टी भी लगाई, डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगाया, उससे टैक्स भी कहा। बाद में पता चला कमिश्नर साहब जो हैं बाद में वो बंदा आया कहता है मैं तो मुल्क से बाहर था, मैं तो चीज़ें बेचता हूँ वही एग्जाम्प्ट है, तो मेरे पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। तो कमिश्नर ने कहा ओहो, मैं कमिश्नर फ़ौरन ऑर्डर देगा कि ये जो इसको सारे नोटिस भेजे थे वो भी कैंसिल करो, इसकी रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल करो, और वो उसे कहेगा कि किसी किस्म की लाइबिलिटी आप पे नहीं है। जो टैक्स और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी उसने लागू की थी वो सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? लो सर
ये कंपनी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड में था। अब आप रजिस्टर्ड हो गए, कंपल्सरी रजिस्टर हुए हैं, टेम्पररी के बाद रजिस्टर हो गए। डी रजिस्ट्रेशन की स्टोरी, व्हाट इज डी रजिस्ट्रेशन? आप रजिस्टर हो गए, वो कहते हैं नहीं भाईजान रिवर्स गियर, डी रजिस्टर हो जाए। क्यों होंगे सर? आपने कारोबार ही छोड़ दिया है, आप जो चीज़ें बेचते थे वो अब एग्जाम्प्ट हो गई हैं, आपने कारोबार बेच दिया है, कारोबार मर्ज हो गया है दो लोगों का, तो एक रजिस्टर रहेगा, एक ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई बंदा 6 माह से लगातार रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, ये सारे वो लोग हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डी रजिस्टर, या दे मे अप्लाई टू बी डी रजिस्टर। हर वो बंदा जिसका कारोबार ख़त्म हो जाए, जिसकी गुड एग्जाम्प्ट हो जाए, जो रजिस्टर ना रहे, रजिस्टर ना रहना चाहे, वो क्या करेगा? कमिश्नर को दरख्वास्त देगा, क्या कि मुझे डी रजिस्टर कर दो। अब कमिश्नर सोचेगा ये डी रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त लेके आए, इसका पता क्या मतलब है? ये अब इसके बाद मेरे पास नहीं आएगा। तो डी रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त के 90 दिन के अंदर अंदर, या जब वो वाजिबुल अदा पैसे, आउटस्टैंडिंग पैसे अदा कर दे, विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से जो लेटर है उस पर वो डी रजिस्टर हो जाएगा। ठीक हो गया? अब होता ही है कमिश्नर के पास जब वो बंदा आया और वो कहता है मुझे डी रजिस्टर कर दो, कमिश्नर को पता था ये डी रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, अब इसने दोबारा नहीं आना। कमिश्नर साहब उसका ऑडिट खोल देंगे, उसको अपने असिस्टेंट को कहा ध्यान से सारा इसका चेक करो हिसाब किताब और देखो इसके कितने पैसे बनते हैं। फाइनली वो इसे ऑडिट करेगा, फाइनल लायबिलिटी निकालेगा, फिर उस बंदे को कहा जाएगा कि फाइनल रिटर्न फाइल करके अपना हिसाब क्लियर करो, टोटल इतने पैसे जमा कराओ। जब वो पैसे जमा कराए या दरखास्त देने के 90 दिन के अंदर, विच एवर इज लेटर, उसे डी रजिस्टर किया जाएगा। अगर कोई बंदा 6 माह तक कंसेक्यूटिव रिटर्न फाइल ना करे तो कमिश्नर उसको नोटिस देगा और उसके बाद डी रजिस्टर कर देगा। एक बंदा रजिस्टर से डी रजिस्टर हो गया है तो उसकी ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज, उसने 26 लाख रुपए मिस्टर ए का देना था, अब वो डी रजिस्टर हो गया, अब भी 26 लाख रुपए मिस्टर ए का देना है। डी रजिस्टर होने से लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ आपको मैं पहले सप्लाई में पढ़ाई है, जो बंदा डी रजिस्टर हो जाए उसके बाद जितना स्टॉक पड़ा था सबका सब क्या समझा जाएगा? सप्लाई होगी। सप्लाई का क्या मतलब होता है? आउटपुट एक्सचार्ज हो जाएगा। लो सर, सस्पेंशन बड़ी ध्यान से सर, एक स्लाइड कॉम्प्रिहेंसिव बनाई है आपके लिए। सर जी, अगर कोई बंदा टैक्स फ्रॉड करता है, टैक्स एवेजन करता है, उसको विदाउट नोटिस सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्यों? सर जी कुछ वजूहत हैं। सर जी सबसे पहली, वो बंदा एड्रेस पे खुद मौजूद नहीं होता, टैक्स वालों को उसने आने नहीं दिया, गार्ड को कहा दरवाजे बंद कर दो, खुद इंतज़ार कर करके चले जाएंगे। सर जी तीसरा, उसकी नॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है, परचेजेज पे इनपुट क्लेम करी जा रहा है, आउटपुट चार्ज नहीं कर रहा है। सर ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन से चीज़ें खरीद रहा है, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिश्नर ऑफ एनी अदर जुरिस्डिक्शन, एनी अदर रीज़न टू बी स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर। ये सारी वजूहत ऐसी हैं जिसकी वजह से बंदे को, देखें दो ही सूरतें होती हैं, गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, या दूसरा होता है नोटिस देना, या दूसरा होता है विदाउट नोटिस। आपने कोई भी काम करना है, एक केस ये होता है कि आप उसे मौका दे देंगे, यार मैं तुम्हें सस्पेंड करने लगा हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, इसके लिए जुमला आता है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। लेकिन जहाँ पे जुर्म संगीन होता है वहाँ पर क्या कहा जाता है? वहाँ पर विदाउट नोटिस सस्पेंड कर देते हैं। और मैं समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उस एयरपोर्ट पे रिश्वत ले रहा था, उसकी वीडियो वायरल हो गई। तो वो तो इदारे वाले सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला काम ये करेंगे, उससे कहेंगे भाई आपने कल से ड्यूटी पे नहीं आना, आपको सस्पेंड कर दी। इसको कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन दरमियानी फेज है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर साबित हो जाए कि इसने रिश्वत ली है तो फिर उसको सजा होती है। अगर साबित हो जाए कि ये इसने कोई गलत काम नहीं किया तो उसे बहाल कर देते हैं। सर समझ आ रही है? इसी तरह ही टैक्स का होता है। ये सारे काम ऐसे हैं जिसकी बेस पे किसी बंदे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी।
इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर साबित हो जाए हाँ इस बंदे ने वाकई गलत किया था तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे, अदरवाइज क्या होगा, वापस बहाल होके एक अच्छा साफ सुथरा टैक्स पेयर बन जाए। सर समझ आ रही है? तो ये दो चीज़ें, टैक्स इवेजन या टैक्स फ्रॉड हो, और इन केसेस में विदाउट नोटिस सस्पेंड कर देंगे, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन आ जाएगा, और ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस आ जाता है। अगर शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया 7 दिन के अंदर तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन वॉइड। शो कॉज नोटिस का क्या मतलब है, ये सारी वजह थी, तुमने ऐसा क्यों किया, वजह बताओ, वजह बता दे। अगर आपने शो कॉज नोटिस दिया नहीं दिया तो जी शो कॉज नोटिस अगर नहीं दिया तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन वॉइड। अगर शो कॉज नोटिस दिया है तो 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई जवाब नहीं मिला, अगर उसने कोई रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया, अगर उसने टैक्स वालों को फिर भी अंदर ही नहीं आने दिया या कोई भी रीजन है, तो इस बंदे को क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सर अगर शो कॉज नोटिस दिया और जवाब आ गया और कमिश्नर सेटिस्फाइड है तो इस ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा, ये वापस एक अच्छा टैक्स पेयर बन जाएगा। सर जी ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर के उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शो कॉज नोटिस के 90 दिन के अंदर अंदर दे दिया जाएगा, अगर ना दिया जाए तो भी वो बंदा बहाल हो जाएगा। सर ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। सस्पेंशन क्यों होती है, टैक्स फ्रॉड क्या है, सस्पेंशन होगी, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, शो कॉज नोटिस और ये सारी बात। तो भाई ये चैप्टर नंबर 17 में ये बात थी। एक चीज़ आपको मैं बस बताना चाह रहा हूँ, और ये देखो यार, कोई दूसरा, अब इसमें 2-3 बातें कवर करने लगा। कोई दूसरा बंदा, एक RTO 1 है, इसमें मिस्टर ए, दूसरा RTO 2 है, इसमें मिस्टर बी है। मिस्टर ए परचेजेस करता है मिस्टर बी से सारी या सब्सटेंशियल, तो मिस्टर बी चूंकि ब्लैक लिस्टेड आदमी है तो RTO 2 का कमिश्नर RTO 1 के चीफ कमिश्नर को कहेगा कि मिस्टर ए को सस्पेंड करो, चूंकि ये सब्सटेंशियल परचेजेस किससे कर रहा है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इस केस में जब ये बात पता चल जाएगी तो मिस्टर ए को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जब किसी बंदे को सस्पेंड, याद रखना, जब किसी बंदे को सस्पेंड किया जाता है तो फिर उसकी इशू की हुई इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। उसकी इशू की हुई इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब यह कि एक सस्पेंडेड पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसने इनवॉइस इशू की तो उसकी इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर एक समझने की बात यह भी है, इनवॉइस इशू हो गई है और वो इनवॉइस पहले इशू हुई है, बंदा बाद में सस्पेंड हुआ है, तो भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर मिस्टर बी ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड है, हमने उससे जब परचेज की थी तब वो अच्छा टैक्स पेयर था, फर्क नहीं पड़ता। सस्पेंडेड या ब्लैक लिस्टेड पर्सन की इशू की इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे, चाहे जब हमने उससे खरीदारी की थी उस वक्त वो ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड नहीं था। सर जी ये वाली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस हो गया। आपको बताता चलूँ, FBR के पास पावर है कि जो बंदा सेल्स टैक्स नहीं देगा उसकी बिजली और गैस को डिसकंटिन्यू कर दिया जा सकता है। सर जी दिस वाज चैप्टर नंबर 17 और उसमें ख़ास तौर पर उसका रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर जी मैं अभी पहले चैप्टर नंबर 19 की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 19 में ज़्यादातर बातें वो हैं जो हम कल रिटर्न के एरिया में पढ़ चुके हैं। ज़रा देखिएगा, रिटर्न चैप्टर 19। सर आम तौर पे सेल्स टैक्स रिटर्न मंथली होती है,
हर रजिस्टर्ड पर्सन को 15 तारीख तक जमा करानी होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फाइल कर रहे हैं तो पैसे 15 तारीख तक जमा करा दें और 18 तारीख तक रिटर्न जमा करा दें। सर जी, स्पेशल रिटर्न किसी भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड बंदे को जमा करानी पड़ेगी अगर कमिश्नर कह दे तो। डी रजिस्ट्रेशन के केस में फाइनल रिटर्न जमा करानी पड़ती है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। सालाना रिटर्न पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जमा करानी पड़ेगी और 30 सितंबर उसकी डेट होती है। क्वार्टरली रिटर्न जिसको कमिश्नर कह दे, वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड हो, उसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। रिटर्न की समरी शीट है, इसमें मेजर्स ने रिटर्न के बारे में सारी बातें बता दी हैं कि मंथली रिटर्न होती है, स्पेशल, फाइनल, एनुअल और क्वार्टरली रिटर्न। सर जी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, रिटर्न की डेट बता दी, जो इनकम टैक्स में लिखा हुआ है एज इट इज़ वही यहाँ पर लिखा हुआ है। कमिश्नर को दरख्वास्त देंगे, कमिश्नर वजह देखेगा, बीमारी है, मुल्क से बाहर है, कोई और वजह है तो 15 दिन की एक्सटेंशन दे देगा। अगर कमिश्नर ने एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया तो चीफ कमिश्नर के पास चले जाएंगे, जो मजीद 15 दिन की एक्सटेंशन दे देगा। अगर आपको फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो भी, और अगर कमिश्नर ने इनकार कर दिया तो भी आप चीफ कमिश्नर के पास जाएंगे, जो आपको 15 दिन की एक्सटेंशन दे देगा। लेकिन एक्सटेंशन देने का ये मतलब कतई नहीं है कि आपने लेट फाइलिंग की है। लेट फाइलिंग तो आपने तब भी किया है और लेट फाइलिंग का सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। एज इट इज़ कॉपी होना ये उस एरिया में से। सर, सेल्स टैक्स रिटर्न में आना क्या क्या है? सेल्स की टैक्सेबल एग्जाम जीरो रेटेड है। परचेजेस कौन सी, रजिस्टर्ड से कितनी की, अनरजिस्टर्ड से कितनी की, उसके हवाले से चीज़ें इंशाल्लाह जो हम अभी सेकेंड हाफ में जो न्यूमेरिकल कर रहे होंगे वो सारी यही बातें हैं। सर जी, हमने आपको कल वो पढ़ाया था रिटर्न रिवाइज वाली बात, याद है? सर, रिटर्न रिवाइज वाली बात सेल्स टैक्स में भी होती है। क्या सेल्स टैक्स में भी रिटर्न रिवाइज हो सकती है? हाँ जी भाई, सेल्स टैक्स में भी रिटर्न रिवाइज हो सकती है कमिश्नर की अप्रूवल से 120 दिन के अंदर। अलबत्ता कमिश्नर से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अगर 60 दिन के अंदर कर ले और रिटर्न रिवाइज होने की वजह से टैक्स बढ़ रहा हो और रिफंड कम हो रहा हो। रिटर्न रिवाइज करनी है, 3 बातें आपको कही थी इनकम टैक्स में। अगर वॉलंटरली रिवाइज किए तो कोई पेनल्टी नहीं है, अगर ऑडिट का नोटिस आने के बाद की तो 25% पेनल्टी, और अगर शो कॉज नोटिस के बाद की तो 50%। याद है, सेल्स टैक्स में थोड़ा सा ही फर्क है। अगर शो कॉज नोटिस करने के बाद की है तो फुल पेनल्टी यानी 100% पेनल्टी पड़ती है। बस ये बात, थोड़ा सा ये फर्क। ये रिकॉर्ड की बात, रिकॉर्ड है सबूत। सर, सारी इन्वॉइसेस का सबूत रखना है, सारी परचेजेस का सबूत रखना है, सारी जो चीज़ें ख़रीदी हैं, जो चीज़ें बेची हैं, सारे सबूत आपने अपने पास रखने हैं। कितने अरसे के लिए रखने हैं? 6 साल के लिए रखने हैं। अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो जब तक प्रोसीडिंग का फैसला नहीं आ जाता तब तक आपने अपने पास ये सारे सबूत रखने हैं। अगर कंपनी के अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपने पास महफूज रखनी है। सर, इन्वॉइस में क्या क्या होता है? इनवॉइस में सप्लायर का नाम, सप्लायर का सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, सप्लायर का एड्रेस, सप्लायर का टेलीफोन नंबर, परचेजर का नाम, परचेजर का एड्रेस, परचेजर का सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आ गया। कौन सी चीज़ कितनी चीज़ बेची, कौन सी चीज़ बेची, कितनी बेची, वैल्यू सेल्स टैक्स के अलावा क्या थी, सेल्स टैक्स का रेट कितना लगना है, टोटल सेल्स टैक्स वैल्यू सेल्स टैक्स कितनी बनती है, और इंक्लूडिंग यानी सेल्स टैक्स मिला के टोटल वैल्यू कितनी है इनवॉइस की, और सेल्स टैक्स की टोटल वैल्यू कितनी है इस इनवॉइस में। ये सारी चीज़ें हमें शो करनी होती हैं। सेल्स टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होता है, बस एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को चीज़ें बेच रहे हो तो एक बात ध्यान में रखना, अगर वो 1 लाख रुपए से कम की चीज़ें खरीद रहा है तो फिर तो खैर है, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड बंदा 1 लाख से ज़्यादा की चीज़ें खरीद रहा है तो उसका NTN या CNIC आपको ज़रूर चाहिए होता है, उसका NTN या CNIC ज़रूर लें। सर जी, आपको पता है जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं होता वो आउटपुट चार्ज नहीं कर सकता। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं होता वो आउटपुट टैक्स चार्ज
नहीं कर सकता लोगों को, और ना ही इन्वॉइसेस इशू कर सकता है। और अगली बात यह है कि जो इन्वॉइस है ज़रूरी नहीं कि वो कागज़ की सूरत में हो, वो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस भी हो सकती है। ये रिकॉर्ड आपने 6 साल के लिए अपने पास महफूज रखना होता है। सर जी अब यहाँ पर असेस, ये ऑडिट वाली सारी बातें हैं। सर जी हाँ, आपने अपने पास अपना रिकॉर्ड महफूज रखना है 6 साल के लिए। अगर कमिश्नर चाहे तो आपका रिकॉर्ड कॉल कर सकता है, आपका रिकॉर्ड चेक कर सकता है, आपका रिकॉर्ड ऑडिट कर सकता है। ऑडिट करने के बाद उसमें जो कमी होगी, जो इशू होगा, उसका शो कॉज नोटिस देगा और आपको कहेगा वो करेक्शन करें या जो पेनल्टी है वो चार्ज करेगा। ये ऑडिट एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, ऑडिट कंडक्ट हो सकता है, चाहे पहले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी ऑडिट किया हुआ हो। सर जी जब आप सप्लाई करते हैं कोई चीज़ तो आप क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई पर टैक्स लगाते हैं। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? बाज़ औक़ात टैक्स वाले को ये वैल्यू ऑफ सप्लाई देखने के लिए, बाज़ औक़ात टैक्स वाले को ये वैल्यू ऑफ सप्लाई देखने के लिए सैंपल ड्रॉ करना पड़ता है। वो सैंपल कितना होना चाहिए मिनिमम, जिससे वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चल जाए और वो अगेंस्ट प्रॉपर रिसीट होना चाहिए। वैल्यू ऑफ सैंपल डिटर्मिन करने के लिए, लायबिलिटी डिटर्मिन करने के लिए होना चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए और अगेंस्ट प्रॉपर रिसीट होना चाहिए। सर ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट जो होती है उसमें वैल्यू क्या लेते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, चूँकि आपस में ताल्लुकात जिनके होते हैं वो तो रियायत ही करेगा ना, लेकिन टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? नॉर्मल वैल्यू पे लगेगा। लो सर चैप्टर नंबर 18 डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी, चैप्टर नंबर 18। सर आप सेल्स टैक्स लायबिलिटी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये तो पता ना। इनपुट टैक्स अगर क्लेम ना कर सकें तो कितने अर्से तक कैरेट फॉरवर्ड कर सकते हैं? 6 टैक्स पीरियड्स तक। तो याद है वहां पे भी 6 साल था, यहां पर भी 6 टैक्स पीरियड है। मई के महीने में इनपुट टैक्स क्लेम करना था तो मई का महीना छोड़ के काउंट करना शुरू करेंगे। मई को छोड़ दें, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के माह तक आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है न्यूमेरिकली। वो कहता है अगर 50 सजी 4 बातें करने लगा, 50,000 से ऊपर की परचेज करें तो क्रॉस बैंकिंग चैनल से पेमेंट करें, 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करें और एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में पेमेंट करें। ये चारों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं, वरना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। 50,000 से ऊपर की पेमेंट है क्रॉस बैंकिंग चैनल के जरिए करेंगे, 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे और एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में जाएंगे। एक सवाल पैदा होता है, सर जब परचेज करेंगे उस वक्त इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे या जब पेमेंट करेंगे उस वक्त इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे? तो इसका जवाब है सेल्स टैक्स एक्रूअल बेसिस पर होता है। जब परचेज करेंगे इनपुट क्लेम करेंगे, जब परचेज करेंगे इनपुट क्लेम करेंगे। अगर परचेज इनवॉइस के 180 दिन तक पेमेंट ना की तो जो इनपुट पहले क्लेम किया हुआ था वो रिवर्स होगा। सर जी एक बात समझ लीजिए, सेल्स टैक्स एक्रूअल बेस पर लगता है। मैंने सेल्स की, मैंने गुड्स डिलीवर की, मुझे अभी पैसे नहीं आए, आउटपुट चार्ज करेंगे और आउटपुट जमा कराएंगे एफपीआर। मैंने अभी पैसे वसूल नहीं किए तो ये होगा। क्यों सर? एक्रूअल बेसिस। मैंने परचेजेस की, मैंने इनपुट क्लेम कर लूंगा, अभी पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं की, इनपुट क्लेम कर लूंगा। सर सेल्स टैक्स एक्रूअल बेसिस पर लगता है, ये चीज अपने जेहन में रखना। तो अगर मैंने परचेज की, अब अगला सवाल यही पैदा होता है ना कि मैंने परचेज की, मैंने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया, वो कह रहे हैं 180 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट करें। अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट ना की तो जो पहले इनपुट टैक्स क्लेम कर चुका हूं वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। वो पहले इनपुट टैक्स में ऐड किया हुआ था, अब उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
सर जी रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा 10 मिलियन पर पर्सन या 100 मिलियन पर पर्सन पर ईयर तक अगर कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं फिर तो ठीक है। लेकिन एक तरफ ये वाली बात है अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई कर रहे हैं उसके हवाले से इस हद तक अप टू इस लिमिट तक अगर आप चीज़ सप्लाई करें तो इनपुट टैक्स क्लेम होगा, और अगर इससे ऊपर की अमाउंट है तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। दूसरे नंबर पे अगर अनरजिस्टर्ड बंदे को चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं और लाख रुपए से ऊपर की है, लाख रुपए से ऊपर की है तो CNIC लें। अगर CNIC ना मिला तो जितने परसेंट चीज़ें, जितने परसेंट सेल ऐसे बंदे को की होगी जिसका CNIC अवेलेबल नहीं होगा, उसका इनपुट टैक्स क्लेम आप नहीं कर सकते। तो भाई, और अगर CNIC अवेलेबल है तो इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। बेचने वाला रजिस्टर्ड बंदे को बेचे, अगर अनरजिस्टर्ड को बेचेगा तो 3% फर्दर टैक्स लगाएगा। एक बात तो ये है। दूसरा नुकसान, 3% फर्दर टैक्स लगाएगा। दूसरा नुकसान चीज़ें बेचने के हवाले से, और दूसरा नुकसान क्या है चीज़ें बेचने के हवाले से, और वो ये कि अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को चीज़ें बेच रहे हैं और इनवॉइस 1 लाख से कम की है फिर तो खैर है, और अगर इनवॉइस 1 लाख से ऊपर की है तो उससे CNIC या NTN लेंगे। अगर CNIC या NTN नहीं मिला तो जितने परसेंट सेल ऐसे बंदे को की होगी उतने परसेंट इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये वाली बात होगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट ऑन टैक्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये वाली बात मैं सर बता चुका हूँ। अच्छा, ये वाला पॉइंट बड़ा रेलिवेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। वो कहते हैं अगर रेट चेंज हो गया, सर जी हुआ है ना हमारी बारी भी 17 से 18, सर हुआ है या नहीं? लेट्स से मार्च के महीने में रेट 17 था, अप्रैल के महीने में रेट 18 होगा, तो जितनी सेल मार्च के महीने में होगी उतने पे 17%, जितनी सप्लाईज अप्रैल के महीने में होगी उतने पे 18%। इसमें तो कोई ट्विस्ट नहीं है। लेकिन अगर मार्च की 15 तारीख तक रेट 17 था और उसके बाद 16 ऑनवर्ड्स रेट 18 होंगे, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। विद इन मार्च 2 रिटर्न्स बनेगी। 1 से लेके 15 तारीख तक की जो रिटर्न बनेगी उस पर 17% होगा। 16 से लेके 31 तक की जो रिटर्न बनेगी उस पर 18%। मुश्किल नहीं है। इसका मतलब है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो इंपॉर्टेंट है। यस, कब सप्लाई हुआ है, कब गुड्स डिलीवर हुई है, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जब सप्लाई हुई उस दिन का रेट लगेगा। अगर गुड्स इंपोर्ट की है तो किस दिन का रेट लगेगा? जिस दिन गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट करेंगे उस दिन का रेट लगेगा। अगर गुड्स डिक्लेरेशन पहले प्रेजेंट कर दी और अभी गुड्स आई भी नहीं है पोर्ट पे, तो जब गुड्स आएंगी उस दिन का रेट लगेगा। अगर गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट कर दिया लेकिन पैसे जमा नहीं कराए तो 7 दिन के अंदर पैसे जमा कराओ। अगर गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट करने के 7 दिन तक पैसे जमा नहीं कराए तो जिस दिन पैसे जमा कराओगे उस दिन का रेट लगेगा। टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। टाइम ऑफ पेमेंट, कब पेमेंट करनी है, किस वक्त करनी है? तो रिटर्न के साथ ही कर दो। ये जो इंपोर्ट के टैक्सेस दे रहे हो उसके साथ ही दे दो। और किस तरह करनी है? सर जी आप डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ नेशनल बैंक पे चले जाएं, ऑनलाइन पेमेंट कर दें। गुड्स इंपोर्ट किए तो जिस तरह कस्टम ड्यूटी पे करें उस तरह पे कर दें। आउटपुट टैक्स क्या होता है? सप्लायर्स पर जो टैक्स है वो आउटपुट टैक्स है। सप्लायर्स पर जो टैक्स है वो आउटपुट टैक्स है। जो सर्विसेज दी हैं आउटपुट टैक्स है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर सेल्स टैक्स मोड में हो, फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर सेल्स टैक्स मोड में हो तो ये भी आउटपुट टैक्स है। सेल्स टैक्स लेविड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड बाय द पर्सन अंडर। हाँ, अगर सर्विसेज हमने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में दी हैं तो ये भी आउटपुट टैक्स। आसान अल्फाज में गुड्स सर्विसेज दी हैं तो वो जो टैक्स चार्ज करेंगे वो आउटपुट टैक्स होगा। एफईडी भी सेल्स टैक्स के पैटर्न पे लगी तो वो भी आउटपुट टैक्स में शामिल होगा। सर इनपुट टैक्स भी ऐसा ही है। जो चीज़ें खरीदी और पे किया वो इनपुट टैक्स है। बस इसमें एक इजाफी बात है, इंपोर्ट।
इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स। सर अब दो बातें बड़ी ध्यान से सुना, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, सर अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो सप्लाई और आउटपुट टैक्स चार्ज होगा, लेकिन अगर गुड्स डिस्ट्रॉय कर दी जाए तो वो सप्लाई और आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। अच्छा, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय ना करें, अच्छा इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, एक होता है रॉ मटेरियल, ये आज के सवाल में भी बात आनी है, और एक होता है फिनिश गुड्स। हम जनरली जब बात कर रहे होते हैं तो फिनिश गुड्स की कर रहे होते हैं। फिनिश गुड्स को अगर डिस्ट्रॉय करना पड़ा है, एक्सपायर हो गया, जलाना पड़ा है, ज़ाया करना पड़ा है, तो इसको क्या समझा जाएगा? सप्लाई समझा जाएगा। सप्लाई का मतलब है आउटपुट चार्ज होगा और इनपुट क्लेम होगा। हाँ, मैंने जब इन गुड्स को जलाना था तो मैंने टैक्स वालों को बुलाया, और टैक्स में से कौन आया? कलेक्टर आ गया। मैंने कलेक्टर के सामने उन गुड्स को डिस्पोज किया, तो फिर आउटपुट चार्ज नहीं होगा। अलबत्ता इस गुड्स के हवाले से आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। रॉ मटेरियल अगर जल जाए और खराब हो जाए तो वो सप्लाई नहीं होती, उसका बस इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। तो भाई डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स के हवाले से ये वाली बात थी। इनपुट टैक्स बात हो गई। इनपुट टैक्स कब क्लेम करना है? पहली बात है जब सप्लाई हो गई हो। दूसरी बात है जब आपके पास सबूत मौजूद हो, इनवॉइस मौजूद है, बिल मौजूद है, इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, गुड्स डिक्लेरेशन, ऑक्शन के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, ट्रेडी चालान, और जो आप खुद उसको रिटर्न में शो करते हैं, आप रिटर्न में शो करते हैं। जिससे आपने खरीदी है वो बंदा आउटपुट शो करते हैं, आप इनपुट शो करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ये शर्तें पूरी होंगी, सबूत होंगे तो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। कब इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते? सर जी अगर गुड्स जो बनाई हैं वो टैक्सेबल गुड्स नहीं है तो इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकते। सर एक्स्ट्रा टैक्स अगर आप पे करेंगे तो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। अगर बोर्ड किसी चीज़ के बारे में कह दे कि टैक्स क्लेम नहीं करना तो क्लेम नहीं कर सकते। सर आपने जिस बंदे से चीज़ें खरीदी उसने टैक्स जमा नहीं करवाया, यार आपने चीज़ें खरीदी, आपका इनपुट था, जिसने बेची उसका आउटपुट था, उसको चाहिए था ना वो एफबीआर को टैक्स जमा कराता। अगर उसने गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसे जमा नहीं कराए तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। फेक इनवॉइसेस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। परचेजेस मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करें तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करता, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। डिस्क्रिपेंसी इन क्रस्ट बताया सर अभी, अगर ये आ जाए तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड नहीं है उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर आप खुद कंज्यूम कर लेते हैं कोई चीज़, बिजनेस में लगा देते हैं, नॉन बिजनेस में लगा देते हैं, तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर हम इतनी चीज़ें खाते पीते हैं, इतनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हमने कभी इनपुट टैक्स क्लेम करने का सोचा है? क्यों? सर हम एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करता। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जो जो चीज़ें अटैच हैं, बिल्डिंग का मटेरियल है, पेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटरी फिटिंग्स है, पाइप है, वायर एंड केबल है, बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई बिजली की तारें, पेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, बजरी, मटेरियल, सैनिटरी का सामान, ये सारी चीज़ें जो बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई होती हैं उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। शर्त क्या है? बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई हो। पास पेपर में एक सवाल है, एक बंदा मशीन बनाता है, उसके लिए उसने वायर खरीदी और वो वायर मशीन में लगा कर बेचता है, इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? यस। सर अगर वो वायर खरीद कर बिल्डिंग के साथ लगा दे, अपने दफ्तर में वायरिंग करा दे, तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिएगा। सर बिजली और गैस की अप्लायंसेस, गाड़ियाँ, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सारी चीज़ों पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। ये जो मैंने लिस्ट ऊपर बिल्डिंग वाली बताई है और ये बताई है, इन सारी चीज़ों पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं था। हाँ अगर एक बंदा तारे खरीदता और तारे आगे बेच देता है, इनपुट क्लेम होगा। सैनिटरी का सामान खरीदता है और आगे बेच देता है, इनपुट क्लेम होगा। हीटर खरीदता है और आगे बेच देता है, इनपुट क्लेम होगा। सर जी
जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, गैस अप्लाइंसेस, फर्नीचर एंड फिक्सचर आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो रहा। आपने दफ्तर में इस्तेमाल करना है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। रीसेल करना है, इनपुट टैक्स क्लेम होगा। सर जी, अगर एक बंदा प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाता है, वो जो रेडीमेड बिल्डिंग होती है, जो रेडी होती है, उसको बना के उसको बेच दिया जाता है और वो ट्रांसफर होती है, उस पर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। वो कहता है प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग पर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है और रीसेल पर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कौन लगाता है? सूबे लगाते हैं। तो भैया सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज तो सूबे लगाते हैं और उस पर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है अगर लॉ इजाज़त दे, प्रोविंशियल लॉ। अगर प्रोविंशियल लॉ मना कर दे तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। सर एग्रीकल्चर प्लांट एंड मशीनरी जिस पर 7% टैक्स लगा है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। सर जी, जिस चीज़ के बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। अब एक अगला पॉइंट है, द इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाईज मेड बाय द मैन्युफैक्चरर। सर, जितने परसेंट सप्लाईज एक अनरजिस्टर्ड बंदे को करेंगे जिसका CNIC और NTN भी मौजूद नहीं है, उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ये वाली बात पहले भी बता चुका हूं। जितने परसेंट सेल टैक्सेबल गुड्स की करेंगे उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। जितने परसेंट सेल एग्जाम्प्ट गुड की करेंगे उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। जितने परसेंट सेल जीरो रेटेड की करेंगे उतने परसेंट रिफंड लेंगे। सर, अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट सेल्स टैक्स में इस्तेमाल होता है। अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट सेल्स टैक्स में इस्तेमाल होता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेस पर जितने परसेंट सेल टैक्सेबल गुड्स की किया उतने परसेंट इनपुट क्लेम कर लेंगे। जितने परसेंट सेल जीरो रेटेड की किया उतने परसेंट जितने परसेंट सेल जो है वो जीरो रेटेड की है उतने परसेंट रिफंड क्लेम कर लेंगे। लो सर, इस अपोर्शनमेंट के कॉन्सेप्ट को मैं इंशाल्लाह अगले पार्ट में बड़ी डिटेल में बताता हूँ। आपको पता है इनपुट टैक्स कैन नॉट बी मोर देन 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। इनपुट टैक्स के रिफंड की अगर बात की जाए तो वो 45 डेज़ के अंदर अंदर मिल जाएगा। और एक अहम बात है कि अगर कोई पेनल्टी हो तो रिफंड में से पेनल्टी लेस होगी, बकाया अमाउंट मिलेगी। तो ये दो बातें ध्यान में रखिएगा। शायद आपके न्यूमेरिकल में 18th चैप्टर मेनली न्यूमेरिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जी, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स की बात हो गई है। हाँ, उसने एक बात ये भी लिखी हुई है कि अगर कोई बंदा, अगर आपके पास रीज़न टू बिलीव है टैक्स वालों के पास कि इस बंदे ने 2 नंबरी की है, एक्सेस रिफंड क्लेम किया है, तो उसका ऑडिट किया जाएगा 60 दिन के अंदर अंदर। और अगर उसमें सीनियर बंदा आ गया एडिशनल कमिश्नर लेवल का तो 120 दिन तक चले जाएगा ऑडिट का टाइम। और अगर बोर्ड आ गया तो 9th मंथ तक ऑडिट का टाइम 9 मंथ तक कर दिया जाएगा। टैक्स को असेस करना है। सर, टैक्स को असेस करने के हवाले से वो कहता है आप ये देखिए, अगर किसी बंदे ने टैक्स नहीं जमा कराया या किसी बंदे ने कम टैक्स जमा कराया है तो टैक्स वाला बंदा उसको शो कॉज नोटिस देगा और उससे कहेगा कि तुम्हारा इतना टैक्स बनता है, टैक्स भी जमा कराओ, पेनल्टी भी दो। अगर वो बंदा इसके जवाब में टैक्स और पेनल्टी जमा करा देता है तो फिर बहस ख़त्म, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा टैक्स जमा नहीं कराता या कम टैक्स देता है या इनपुट ज़्यादा क्लेम करता है तो टैक्स वाला बंदा अपने तौर पे वर्किंग करके उसकी लायबिलिटी निकालेगा और उसे बताएगा कि तुम्हारा इतना टैक्स बनता है, तुम ये टैक्स जमा कराओ और ये डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी जमा कराओ। सर, टैक्स वाला बंदा पिछले 5 साल में से किसी साल के बारे में भी आपसे रिटर्न का मुतालबा कर सकता है आपसे। उसकी वजह यह है कि सर जी, इनकम टैक्स में 5 साल से मुराद 5 रिटर्न्स होती हैं। सेल्स टैक्स में 5 साल से मुराद 60 रिटर्न। सर जी, मेरी बात, हर मंथ की रिटर्न है ना, ये वाली बात होगा। अगर शॉर्ट टैक्स पे किया गया तो टैक्स को रिकवर करने के लिए टैक्स वाले क्या करेंगे? 2 काम। आपके प्रेमिसेस को सील कर देंगे, स्टॉप रिमूवल ऑफ गुड्स,
और दूसरा बैंक अकाउंट अटैच कर लेंगे और आप पर पेनल्टी लगा देंगे। सर जो पेनल्टी जब भी लगाने लगेंगे एक बार पहले शो कॉज नोटिस दिया होगा। सर जी ये मैंने 17th चैप्टर सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया और उसके बाद हमने 19th चैप्टर किया, छोटा है और उसमें से भी शायद थ्योरेटिकली कुछ आ जाए। जो 18th चैप्टर है ना वो न्यूमेरिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको न्यूमेरिकली आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। अगर रट्टा बहुत ज़्यादा ना भी हो, अंडरस्टैंडिंग हो तो बेहतर है। सर जी 11:30 बजे आ जाइए और फिर इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल साइड करते हैं। आज लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला न्यूमेरिकल जो पिछले अटेम्प्ट में है वो भी कराता हूँ, फॉर्मेट भी करवाना है, अपॉर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट भी है और पिछली 10-12 अटेम्प्ट्स के पास पेपर भी डिस्कस कराता हूँ। इस सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।